हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए, जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो भी 2024 के लिए, अभी उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है 2024 में। अप्रैल में एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, मई जून तक पूरा एंट्रेंस एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी स्टेट हो, कहीं पूर्व, जैसे एम्स हो गया आपका उत्तर प्रदेश में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, बिहार में हो गया, RUHS राजस्थान में हो गया, एम्स में हो गया, इन सभी जगह एंट्रेंस एग्ज़ाम कराए जाएंगे, तभी आप बीएससी नर्सिंग के कोर्स कर सकते हैं। 4 साल का कोर्स होता है। तो चलिए, हम लोग चैप्टर नंबर एनसीईआरटी जो क्लास 12th है, क्लास 12th का एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग काफ़ी चैप्टर फिनिश कर चुके हैं एनसीईआरटी के, तो आप लोग प्लेलिस्ट वाइज वीडियो टोटल रिवाइज करिए। चलिए, चैप्टर फर्स्ट फिनिश करते हैं। देखिए, चैप्टर फर्स्ट में हम लोग पूरा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, डिटेल्स नहीं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना एंट्रेंस एग्जाम में, वो थोड़ा सा पार्ट हम लोग कवर कर लेते हैं। एनसीईआरटी व 12th के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये सभी हैं, तो इसमें से जो चैप्टर नंबर ये फर्स्ट चैप्टर है ना, यहाँ से 4-5 लगभग मान लीजिए 10 से 15 क्वेश्चन स्पेशली बनते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन हर बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10-15 क्वेश्चन बनते हैं, उसी में से 1-2 क्वेश्चन आने हैं, तो हम लोग पूरा डिटेल देख लेंगे और समझ लेंगे, वही क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर के फिनिश होने के पहले एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, पंचानन माहेश्वरी। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है पंचानन माहेश्वरी के बारे में। तो पंचानन माहेश्वरी कौन थे? पंचानन माहेश्वरी को फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी भी बोला जाता है। आप लिख सकते हैं FATHER, फादर ऑफ इंडियन, INDIAN, इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, EMBRYO, एम्ब्रियो LOGY, एम्ब्रियोलॉजी बोला जाता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी किसको बोला जाता है? तो पंचानन माहेश्वरी को। और देखिए, पंचानन माहेश्वरी का जन्म जो 1904 में हुआ था और इनका डेथ, मृत्यु हो गई 1966 में। तो ये और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचानन माहेश्वरी कहाँ उनका जन्म हुआ था? तो जयपुर में हुआ था 1904 में। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचानन माहेश्वरी क्या थे? तो ये जोलॉजिस्ट नहीं थे, बॉटनिस्ट थे। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये यूनिवर्सिटी, जैसे देखिए, इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे लिखा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इन्होंने क्या किया? इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिसर्च इन एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर, एक रिसर्च सेंटर डेवलप किया। फिर उसके बाद इन्होंने एक काम भी किया था, एक वर्क किया था, आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। ये देखिए, ही आल्सो एम्फेसाइज्ड एंड नीड फॉर इनिशिएशन। इन्होंने शुरू किया था वर्क, किस पे वर्क किया था? आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचानन माहेश्वरी किस पे काम किए थे? तो आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो पे वर्क किए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो और फिर यहाँ से थोड़ा चीज़ें और जान लेते हैं। पंचानन माहेश्वरी ने, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, वेरी फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल पब्लिश्ड। तो इन्होंने टेक्स्ट बुक को जनरेट किया था हायर सेकेंडरी स्कूल, मतलब 12th क्लास की, बाई किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा। 1964 में इन्होंने बुक बनाया एनसीईआरटी की, और 1966 में इनकी डेथ हो गई। तो ये सभी चीज़ों में जानकारी थोड़ा सा हम लोग कवर कर लिए। चलिए, पंचानन माहेश्वरी के बारे में जानकारी थोड़ा सा कवर कर लिए। अब हम लोग चैप्टर के बारे में कंफर्म करते हैं। इस चैप्टर में हमें ध्यान देना है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ज़्यादातर बातें करनी है। फर्स्ट जैसे क्वेश्चन यही बनता है। और अभी 2023 में जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बीएससी नर्सिंग का, अटल बिहारी वाजपेयी ABMU में, जो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी है, इसी के द्वारा आपका प्राइवेट आल जो नर्सिंग के कॉलेज हैं बीएससी नर्सिंग के, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सभी में इसी यूनिवर्सिटी के द्वारा एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। जिसके अच्छे नंबर होते हैं उनको मिल जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, और जिसके थोड़ा कम नंबर अच्छे होते हैं उनको मिलते हैं प्राइवेट कॉलेज। ये काउंसलिंग के थ्रू मिलते हैं। तो अच्छे नंबर लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन 2023 में ये आया था एक क्वेश्चन कि लाइफ स्पान किसको कहा जाता है? तो लाइफ स्पान, दी पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट लाइफ स्पान कहते हैं। लाइफ स्पान किसको कहते हैं? देखिए, जब कोई पैदा होता है, मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है पैदा हो गया, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म,
तो पैदा होने से लेके नेचुरल डेथ तक उस ऑर्गेनिज्म को क्या कौन सा पीरियड, उसी को लाइफ स्पान कहते हैं। नेचुरल डेथ की बात कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई मान लीजिए एक्सीडेंट से मृत्यु हो गया या फिर कोई डिजीज से मर गया 10 15 20 साल में, तो उसको नहीं बोलते हैं। जिसका उसका लाइफ स्पान टोटल होता है ना, उसी के लगभग क्रॉस होना चाहिए, लगभग समथिंग में जाना चाहिए, नेचुरल डेथ होनी चाहिए, अपने आप मृत्यु होनी चाहिए, तो लाइफ स्पान कहते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। फिर उसके बाद चलिए नीचे यहाँ पे देख लीजिए, ये सब हर लाइन को पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि ये रिवीजन सीरीज चल रही है, तो हम लोग क्वेश्चन को वही कवर करेंगे जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो लाइफ स्पान ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा सा और चीज़ें देख लेते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ये कवर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखा है, नेसेसरीली यू मे नोट दैट लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरी कोरिलेटेड विद देयर साइज। साइज के ऊपर जो लाइफ स्पान नहीं डिपेंड करता है। नहीं तो हाथी का हाथी देखते हैं कितना उसका शरीर होता है, उसके हिसाब से तो हाथी का लाइफ स्पान बहुत अधिक होना चाहिए। वैसे तो हाथी का लाइफ स्पान कितना 60 से 90 साल 75 साल तक समथिंग है। अगर देखेंगे उसी हिसाब से आप देख लीजिए उसका कितना लाइफ स्पान होता है। जैसे उसका सबसे अधिक क्रोकोडाइल 60 ईयर्स होते हैं, क्रोकोडाइल का 60 ईयर होता है। और पैरट की अगर बात करेंगे, तोता जो होता है, तोता 140 साल तक जिंदा रहता है। तो साइज पे डिपेंड नहीं करता लाइफ स्पान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइज पे लाइफ स्पान डिपेंड करता है कि नहीं, तो नहीं करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ कुछ चीज़ें क्वेश्चन पूछी जाती हैं। यहाँ से देखिए ये यहाँ पे देखिए, व्हाट एवर बी द लाइफ स्पान डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी, मतलब डेथ जो होता है सभी ऑर्गेनिज्म का निश्चित होता है। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल, कोई भी इंडिविजुअल, एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं है कि उसका वो अमर है। इमोर्टल मीन्स अमर, मतलब वो मरेगा नहीं। एक्सेप्ट, लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, अमर होते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन अमर होता है, कौन मरता नहीं है, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसका देख लीजिए। लाइफ स्पान देखिए ये दिया गया है, ये क्या कह रहा है, अप्रॉक्सीमेट, लगभग में। अप्रॉक्सीमेट मीन्स होता है लगभग में। लाइफ स्पान ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म जो ऊपर दिए गए हैं इनका लाइफ स्पान पीरियड दिया गया है, अप्रॉक्सीमेट में दिया गया है। तो जैसे आप देख लीजिए एलिफेंट मीन्स हाथी का लाइफ स्पान कितने साल तक ये जिंदा लगभग में समथिंग में रहता है, एक आइडिया। तो ये अगर आइडिया की बात करेंगे तो डायरेक्ट आप 75 साल लिख सकते हैं, ये भी ऑप्शन में दिख सकता है, या फिर 60 से लेकर 90 साल तक ये जिंदा रहता है। ईयर्स, रोज का पौधा जो होता है ये समथिंग में 5 से 7 आप लिख सकते हैं, 5 से 7 ईयर्स तक ये जिंदा रहता है, फिर उसके बाद नष्ट हो जाता है। वैसे डॉग का कितना लाइफ स्पान होता है आप लिख सकते हैं, डॉग का 15 से लेके 20 ईयर्स लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 18 ईयर्स लिख सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में 18 ईयर्स डायरेक्ट देता है, कभी कभी 15 से 20 या फिर 20 से 30 भी देता है। बटरफ्लाई देख लीजिए, बटरफ्लाई का लाइफ स्पान 1 से 2 वीक्स, 1 से 2 सप्ताह होता है। क्राउ मीन्स कौवा का लाइफ स्पान 15 साल तक होता है, ये देखिए दिया गया है। फिर उसके बाद बनाना ट्री आएंगे। बनाना ट्री का अगर लाइफ स्पान की बात किया जाए तो बनाना केले का पौधा होता है, इसका लाइफ स्पान 25 ईयर्स तक होता है, 25 साल तक इनका लाइफ स्पान होता है। फिर उसके बाद काऊ का देख लीजिए, काऊ का कितना होता है, 25 से लेके 30 ईयर्स आप लिख सकते हैं, 25 से लेके 30 साल तक, या फिर 20 से लेके 25 तक, ये भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट में पैरट मीन्स तोता का देखिए लाइफ स्पान 140 साल होता है भाई, सबसे अधिक होता है। छोटा होता है लेकिन मजबूत होता है। ये देखिए क्रोकोडाइल का लाइफ स्पान कितना होता है, 60 साल होता है। क्रोकोडाइल्स मीन्स मगरमच्छ। हॉर्स का, घोड़ा जो होता है, इसका लाइफ स्पान कितना होता है, 35 से लेके 40 साल आप लिख सकते हैं कि इसका लाइफ स्पान होता है, या फिर 20 से लेके लिख सकते हैं 25 साल तक। तो ये दोनों लिख लीजिए, दोनों ऑप्शन में दिखता है, कभी कभी 35 से 40 देता है, कभी 20 से 25 देता है, तो दोनों मैं बता दिया। फ्रूट फ्लाई का देख लीजिए, फ्रूट फ्लाई का समथिंग में मान के चलिए
30 दिन मान के चलिए, एक मंथ कभी कभी मंथ में देता है तो 1 मंथ दे देता है फ्रूट फ्लाई का, और अगर सप्ताह में देता है तो 3 वीक भी दे देता है, 3 सप्ताह दे देता है। तो ये आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट में देखिए राइस का प्लांट की कितना होता है, 3 से लेके 4 मंथ होता है, 3 से लेके 4 महीने, ये राइस का लाइफ स्पान हो जाता है। टार्टवाइज, ये देखिए टार्टवाइज का कितना होता है, 100 से 150 ईयर्स होता है भाई। टार्टवाइज का काफ़ी होता है, तो इसका भी देख लेंगे, 100 से लेके 150 साल तक ये जिंदा रहता है टार्टवाइज। नेक्स्ट में देखिए बनियान ट्री का लाइफ स्पान सबसे अधिक, अगर बात किया जाए इस स्लाइड में सबसे लाइफ स्पान सबसे अधिक किसका था, तो बनियान ट्री का, जो बरगद का पेड़ होता है ना, वो 300 से लेके 500 साल तक जिंदा रहता है। बरगद का पेड़, बनियान ट्री मीन्स बरगद का पेड़, 500 साल तक जिंदा रहता है, तो सबसे अधिक ये हो गया। नेक्स्ट में चलिए हम लोग रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए रिप्रोडक्शन मीन्स मतलब क्या होता है, डिफाइंड एज बायोलॉजिकल एक प्रोसेस होता है इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिज्म होते हैं, गिव्स राइज पैदा करते हैं, टू यंग वंस, टू यंग्स ऑफस्प्रिंग मीन्स संतान होता है, बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, बच्चा पैदा करते हैं, सिमिलर टू इट्ससेल्फ, मतलब अपने समान बच्चा पैदा करना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। गिव्स राइज टू यंग वंस, ऑफस्प्रिंग पैदा करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो ये रिप्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट में यहाँ सब चीज़ें लिखी गई हैं, रिप्रोडक्शन इनेबल कंटिन्यूटी लगातार होता है, ये सब चीज़ें यहाँ लिखी गई, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है। नेक्स्ट में आइए हम लोग पढ़ते हैं सेक्सुअल और आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके कहते हैं, तो देखिए पहले देख लीजिए आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट, अगर सिंगल पेरेंट्स विथ आर विदाउट, सिंगल पेरेंट्स का होना या ना होना, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट का इन्वॉल्वमेंट भी हो, गैमीट की फॉर्मेशन हो, गैमीट का इन्वॉल्वमेंट हो इन द रिप्रोडक्शन इज, उसी को कहते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग का पैदा होना, बच्चे का पैदा होना, प्रोड्यूस किया जाता है कैसे, सिंगल पेरेंट, ये देखिए यहाँ पे सिंगल पेरेंट, या इसमें सेक्सुअल में डबल पेरेंट आएगा, मतलब यहाँ सिंगल पेरेंट ही उससे प्रोड्यूस हो जाता है ऑफस्प्रिंग। और यहाँ पे देखिए व्हेन टू पेरेंट्स, यहाँ पे टू पेरेंट्स अपोजिट सेक्स प्रेजेंट होना चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्वमेंट होता है, फ्यूजन होता है, मिलन होता है मेल एंड फीमेल गैमीट का, उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये देख लीजिए, इन दिस मेथड, इस मेथड में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट्स इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, मतलब सिंगल पेरेंट्स जो होते हैं कैपेबल होते हैं, उनके अंदर क्षमता होती है प्रोड्यूस करने के लिए ऑफस्प्रिंग, बच्चा पैदा करने के लिए। एज ए रिजल्ट दी ऑफस्प्रिंग, मतलब संतान पैदा करते हैं, दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर, एक समान अपने समान पैदा नहीं करते, बट आर आल्सो एग्जैक्ट कॉपी, लेकिन उनका एग्जैक्ट कॉपी होता है ऑफ दियर पेरेंट्स का। एज दियर ऑफस्प्रिंग लाइकली टू जेनेटिकली आइडेंटिकली डिफरेंट भी होते हैं। दी टर्म क्लोन क्वेश्चन पूछता है कि क्लोन जो होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि नहीं, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है क्लोन। क्लोन क्या होता है, एग्जैक्ट उसी की तरह कॉपी बन जाना, उसी को क्लोन कहते हैं, जैसे कॉपी करवा लेना वो क्लोन ही है। क्लोन इज यूज डिस्क्राइब सच मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, क्लोन में पूछा जाता है कि क्या समान होते हैं, तो उनका मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल होते हैं, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सेल डिवीजन यहाँ देख लीजिए, सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन दिखाया गया है। बडिंग क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि बडिंग किस में देखने को मिलता है, तो ये देखिए ये बडिंग है, यहाँ पहले एक पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल में ये देखिए एक बड बना, फिर यहाँ से बड धीरे धीरे अलग हो रहा है, यहाँ देखिए एकदम बड अलग हो गया, फिर ये जाकर न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो बडिंग किस में देखने को मिलता है, ईस्ट में, ये क्या है, ये ईस्ट है, ईस्ट का पेरेंट सेल है। नेक्स्ट बी देखिए, ये बी है, बी क्या है, बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। बाइनरी फिजन किस में देखने को मिलता है, अमीबा में बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, तो ये आप देख लीजिएगा। बाइनरी फिजन अमीबा में भी, पैरामीशियम में, एगुलिना में, तीनों में देखने को मिलता है, तो ये चीज़ हो गया।
चलिए हम लोग नेक्स्ट और चीज़ें देख लेते हैं। सिंगल का एक बार तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं। प्रोटिस्ट, मोनेरा, ये सब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन एमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होता है किस में देखने को मिलता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में। एंड इन प्लांट, और प्लांट में भी देखने को मिलता है, एनिमल्स में भी देखने को मिलता है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, प्लांट में भी, एनिमल में भी, तो सभी में देखने को मिलता है। जैसे देखिए सिंपल ऑर्गेनिज्म इन प्रोटिस्ट में, मोनेरा में, दी ऑर्गेनिज्म आर द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू गिव्स राइज टू न्यू इंडिविजुअल। प्रोटिस्टा में हो गया, मोनेरा में हो गया, इन सभी ऑर्गेनिज्म में पेरेंट सेल डिवाइड करके न्यू सेल बना लेती है। नेक्स्ट में ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर कुछ दिए गए हैं। जैसे जू स्पोर क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ही होते हैं जू स्पोर। जू स्पोर किस में देखने को मिलता है, क्लेमाइडोमोनास में। कोनिडिया किस में देखने को मिलता है, पेनिसिलियम में। बर्ड्स किस में देखने को मिलता है, हाइड्रा में। और जीम्यूल्स किस में देखने को मिलते हैं, तो ये स्पंज में देखने को मिलते हैं। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। बाइनरी फिजर मैंने बता दिया किस में देखने को मिलता है, अमीबा में। अमीबा और पैरामीशियम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है कि बाइनरी फिजन किस में देखने को मिलता है, किस ऑर्गेनिज्म में, तो अमीबा और पैरामीशियम में। और बर्ड्स किस में देखने को मिलता है, बर्ड्स हाइड्रा में देखने को मिलता है। जीम्यूल्स किस में देखने को मिलता है, स्पंज में। ये सभी क्वेश्चन हो गए। ये देखिए आप, कोनिडिया किस में, पेनिसिलियम, बर्ड्स, हाइड्रा, जीम्यूल्स, स्पंज, ये काफ़ी बार हो गया। नेक्स्ट में ये एक देख लीजिए, इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव क्या होता है यार, वेजिटेटिव मान के चलिए, ये देखिए वेजिटेटिव प्रोपागेल्स इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में वेजिटेटिव प्रोपागेशन देखने को मिलता है। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है, आई कहाँ देखने को मिलता है, पोटैटो में देखने को मिलता है। राइजोम ऑफ जिंजर, जिंजर क्या होता है, अदरक होता है। अदरक में राइजोम, राइजोम क्या होता है, राइजोम एक यार स्टेम ही होती है जहाँ से रूट और शूट निकलते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम को, अंडरग्राउंड जो तना होता है ना, अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे जो तना होता है उसी को राइजोम बोलते हैं। अब इसी तना से रूट भी निकल जाता है और शूट भी, तना भी निकल जाता है, तो वो चीज़ है। अब देखिए राइजोम ऑफ जिंजर, राइजोम ऑफ जिंजर, अदरक में राइजोम देखने को मिलता है। ये देखिए बल्बिल ऑफ अगेव, अगेव में बल्बिल देखने को मिल जाएगा। लीफ बर्ड्स किस में देखने को मिलता है, ब्रायोफिल्लम में। ऑफसेट किस में देखने को, वाटर हाइसियंथ में। ये सभी यहाँ पे दिए गए हैं। ये देखिए आई किस में देखने को मिला, पोटैटो में। जिंजर किसने को, ये देखिए जिंजर है। और फिर इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, ये सी क्या है, सी जो है ये बल्बिल है, बल्बिल अगेव हो जाएगा। डी क्या है, ब्रायोफिल्लम में है, जिसमें एडवांटेशियस बर्ड भी देखने को मिल रही हैं। और ये देखिए ये वाटर हाइसियंथ है जो पानी में होता है, ऑफसेट इसमें जिससे कनेक्ट होता है। फिर उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइजोम, सकर, वेजिटेटिव प्रोपागेल्स, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। फिर उसके बाद आएंगे हम लोग, यहाँ ब्रायोफिल्लम की बात कर रहा है कि पूछता है क्वेश्चन एडवांटेशियस बर्ड्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ये एराइज होती है, निकलती है फ्रॉम द नोच प्रेजेंट एट मार्जिन ऑफ द लीव्स। ब्रायोफिल्लम की जो लीव्स होती है उसके मार्जिन से निकलते हैं एडवांटेशियस बर्ड। क्वेश्चन पूछता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में होता है कि नहीं होता है, फंजाई में होता है कि नहीं होता है, तो एल्गी फंजाई दोनों में होता है। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ एल्गी फंजाई की हम लोग बात कर लिए, एल्गी हो गया, फंजाई हो गया। फिर नेक्स्ट में देखिए दे शिफ्ट एंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल। अधिकतर एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड दिए गए हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं। फिर इसके बाद इसमें डिफरेंट इंडिविजुअल अपोजिट सेक्स होता है, दी गैमेट्स फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है और डेवलप होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और ये एक इलेबरेट, थोड़ा लंबा, एक कम्प्लेक्स, एक जटिल और स्लो प्रोसेस होता है। कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंपेयर द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये इलेबरेट भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, स्लो प्रोसेस होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो होता है कि फास्ट प्रोसेस होता है, तो स्लो प्रोसेस होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट में ये देखिए दी स्टडी डाइवर्स आर्मी मार्फोलॉजिकली इंटरनली रिप्रोडक्शन, ये सब देख लीजिएगा। ये यहाँ से सबसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं,
जुबनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज देख लीजिएगा कि जुबनाइल फेज किस में होता है और वेजिटेटिव ज़्यादा प्लांट के केस में बात किया जाता है। और ये देखिए यहाँ पे नीचे लिखा गया होगा, यदि जुबनाइल एंड वेजिटेटिव फेज हुइज मार्क द बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज कैन सीन इजिली इन द हायर प्लांट में जब रिप्रोडक्टिव फेज गेन होती है तो जुबनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज देखने को मिलता है। देन द कम फ्लावर व्हेन द इट टेक मार्फर राइस स्वीट कोकोनट, इन सब में दिया गया है। नेक्स्ट में सीजनल हो जाएगा। फिर यहाँ से कुछ देख लेते हैं। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये बताना है फ्यू प्लांट, कुछ प्लांट एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना सम ऑफ देम सच एज, जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बम्बू स्पीसीज फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम जनरली आफ्टर 15 to 100 ईयर्स। जो बम्बू स्पीसीज होती है, जो प्लांट होता है बम्बू बांस जो होते हैं, अगर वो फ्लावर देते हैं, फूल देते हैं, केवल अपने पूरे लाइफ में 50 से 100 ईयर तक वो रहते हैं और एक ही बार वो सिर्फ फ्लावर देते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कौन सा प्लांट है जो अपने पूरे लाइफ स्पान में, पूरे जीवन काल में एक ही बार फूल देता है, तो वो बम्बू स्पीसीज प्लांट होते हैं। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट एंड डाई, और फिर मर जाते हैं। अनदर प्लांट, ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, जिसको नील कुरंजी भी बोलते हैं। नील कुरंजी, ये दोनों याद कर लीजिए, स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना और नील कुरंजी। इनका काम क्या है, ये फ्लावर देते हैं, 12 साल में एक बार देते हैं। वंस फ्लावर वंस एक बार देंगे इन ए 12 ईयर, 12 साल में एक बार फ्लावर्स कौन प्लांट है ऐसा कि देता है, तो स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, जिसको नील कुरंजी भी बोलते हैं। एनसीईआरटी का एकदम फेवरेट टॉपिक है, तो इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना और नील कुरंजी आपको भूलना नहीं है, जो 12 साल में एक ही बार फ्लावर्स फूल देता है। नेक्स्ट में एज मेनी ऑफ यू वुड यू नोइंग दैट दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2006 में ये फूला था, तो 12/12/6/18 2018 में एक बार ये फूल फिर दोबारा देगा। नेक्स्ट में इट मीन्स फ्लावरिंग ट्रांसफार्म लार्ज ट्रैक्ट, ये सब केरला कर्नाटका ये सब चीज़ें दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन तो वैसे बनते नहीं हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हम लोग ज़्यादातर वही चीज़ें कवर करेंगे। तो अब आते हैं हम लोग ईस्टर साइकिल और यहाँ देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ईस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन नॉन प्राइमेट्स कौन कौन होते हैं। नॉन प्राइमेट्स मैमल्स जो होते हैं वो जानवर में आते हैं। नॉन प्राइमेट्स मैमल जैसे काऊ गाय, सीप भेड़, रैट चूहा, डियर भालू, डॉग कुत्ता, टाइगर ईटीसी, इन सभी में देखने को मिलता है एस्ट्रस साइकिल। सच साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव आर कॉल्ड एस्ट्रस साइकिल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि एस्टर साइकिल किस में देखने को मिलता है, तो जानवर में, एनिमल में। जैसे देखिए नॉन प्राइमेट्स ऐसे लिख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन तो ऐसे पूछ लेता है एस्टर साइकिल किस में होता है, नॉन प्राइमेट्स की प्राइमेट्स में, तो नॉन प्राइमेट्स में। नेक्स्ट में देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है ना, ये किस में होती है, प्राइमेट्स में। जो प्राइमेट्स में कौन आते हैं, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन, 3 आते हैं। तो ये देख लीजिएगा मंकी, एप्स और ह्यूमन में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, जिसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये एस्टर साइकिल हीट डिफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट में सीजनल होते हैं, सीजन वाइज होता है, इनमें चलते हैं एस्टर साइकिल। तो मेनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट सच साइक्लिकल ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन्स के अनुसार आते हैं इन दियर रिप्रोडक्टिव फेज एंड आर देयरफॉर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। मेनी अदर मैमल्स, कुछ अदर मैमल्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं थ्रू आउट दियर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हेंस द कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। नेक्स्ट में आप ये देख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहीं से हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आएंगे हम लोग इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ इवेंट्स, कुछ घटनाएं होती हैं, जिसमें आता है प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले एक घटना आती है, उसको प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन आएगा प्रोसेस, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होती हैं। तो फर्टिलाइजेशन में हम लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 घटनाएं पढ़नी है। एक पढ़ना है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना, फर्टिलाइजेशन के पहले की घटना, 3 घटना हमको पढ़नी है। अब यहाँ से आप पढ़ सकते हैं आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग आर्मी एग्जिबिट इवेंट एंड प्रोसेस दैट हैव रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलरली इवन थॉट, यही सब चीज़ें लिखी गई हैं।
तो चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या चीज़ पढ़नी रहती है। फर्टिलाइजेशन के पहले देखिए कौन कौन सी घटना होती है। दीज इंक्लूड ऑल इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रियर टू द फ्यूजन ऑफ गैमीट। गैमीट के मिलने के पहले, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट के मिलने से पहले ये घटना होती है। कौन कौन सी? 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं। 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं। फर्स्ट में गैमीटोजेनेसिस, गैमीट तो बनेगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। एंड गैमीट ट्रांसफ़र, गैमीट बनेगा फिर गैमीट ट्रांसफ़र होगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन के पहले हमको पढ़ना पड़ेगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमीटोजेनेसिस और गैमीट का ट्रांसफ़र, ये 2 चीज़ पढ़ना है। फर्स्ट पे देखिए गैमीटोजेनेसिस पढ़ते हैं। गैमीटोजेनेसिस में देखिए ऑल यू ऑलरेडी आप अवेयर हैं। गैमीटोजेनेसिस से रिफर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द 2 टाइप ऑफ गैमीट। 2 टाइप के गैमीट होते हैं, मेल और एक फीमेल। ये देखिए मेल एंड फीमेल गैमीट होता है। गैमीट आर हैप्लॉइड। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है भाई कि गैमीट जो होते हैं ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यन होता है कि डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। यन मीन्स हैप्लॉइड, 2n मीन्स डिप्लॉइड। तो गैमीट ऑलवेज क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अगर जाइगोट की बात किया जाता ना कि जाइगोट क्या होता है, तो जाइगोट भाई डिप्लॉइड होता है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो गैमीट्स आर हैप्लॉइड सेल्स होती हैं इन सम एल्गी। कुछ एल्गी में द 2 गैमीट्स आर सिमिलर, कुछ 2 एल्गी समान होती हैं। एंड अपीयरेंस दैट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम, उनको अलग नहीं कर सकते, देखने में समान लगती हैं। इनटू मेल एंड फीमेल गैमीट्स जो होती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ गैमीट्स दिए गए हैं, टाइप ऑफ गैमीट्स, जैसे आइसोगैमीट्स ऑफ क्लेडोफोरा, एल्गी के कुछ दिए गए हैं। ये एल्गी यहाँ देख सकते हैं, ये फर्स्ट जो है ये भी एल्गी है। ये एल्गी क्या है, आइसोगैमीट्स क्लेडोफोरा। और ये जो होते हैं आइसोगैमीट्स, मतलब इनके गैमीट एकदम देखिए समान है। और हेट्रोगैमीट्स में देखिए क्या आ गया, फ्यूकस आ गया। ये बी जो है फ्यूकस है, यहाँ गैमीट डिफरेंट है ना। ये देखिए ये गैमीट, ये एक पूरा गैमीट्स है। तो ये देखिए ह्यूमन बींग्स में गैमीट डिफरेंट होते हैं। यहाँ देखिए ये हेट्रोगैमीट्स हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले आइसोगैमीट्स किस में देखने को मिलता है, आइसोगैमीट्स। आइसो मीन्स समान, गैमीट्स मीन्स गैमीट। तो क्लेडोफोरा एक एल्गी है, उसमें आइसोगैमीट्स जो गैमीट देखने को मिलते हैं वो एकदम सेम, मतलब समान साइज आकार के होते हैं। और अगर बात किया जाए हेट्रोगैमीट्स, हेट्रो गड़बड़ होता ही है। हेट्रो मीन्स मतलब उसकी साइज आकार सेम नहीं रहेगा। तो गैमीट्स फीकस में और ह्यूमन बींग्स में, फीकस भी एल्गी ही होता है और ह्यूमन बींग्स में, तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट में होमोगैमीट्स। ये देखिए होमोगैमीट्स मतलब समान प्रकार के गैमीट्स को आइसोगैमीट्स कहते हैं। और डिस्टिंक्ट टाइप मतलब अलग टाइप के गैमीट्स को हेट्रोगैमीट्स बोलते हैं। तो ये तो मैंने बता ही दिया। मेल गैमीट्स इस कार्ड, ये देखिए मेल गैमीट्स को एंथ्रोजॉइड कहते हैं और जो स्पर्म होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि मेल गैमीट्स का नाम क्या है, एंथ्रोजॉइड। इसी को एंथ्रोजॉइड बोल सकते हैं और इसी को स्पर्म भी बोल सकते हैं। और बात किया जाए कि फीमेल गैमीट्स को क्या कहा जाता है, फीमेल गैमीट इज कॉल्ड एग, उसी को बोल सकते हैं या फिर ओवम बोल सकते हैं। अच्छे से देखिए कवर होना चाहिए सभी चीज़ें। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व इन द फ्यूजन, मिलन होता है गैमीट्स का फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सही नहीं होता है। तो ये सब देख लेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिए। प्लांट में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट। प्लांट में, पौधे में है, हो सकता है बोथ, दोनों हो सकते हैं। मेल भी गैमीट हो सकता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर प्लांट में, ऐसे प्लांट में होते हैं इन द सेम प्लांट, तो उसको बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। प्लांट के केस में बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। मोनोसियस, होमोथैलिक, ये तीनों सेम ही हैं, सेम वर्ड मान के चलिए बाइसेक्सुअल। ये देखिए आर डिफरेंट प्लांट यूनिसेक्सुअल, अगर प्लांट जो होता है यूनिसेक्सुअल होता है इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट टर्म सच एज होमोथैलिक। होमोथैलिक इसको बोलते हैं, ये बाइसेक्सुअल को ही होमोथैलिक बोलते हैं। ये अगर फंजाई की बात किया जाए, फंजाई एंड प्लांट में, तो होमोथैलिक भी यूज करते हैं एंड मोनोसियस यूज करते हैं। देखिए मोनोसियस भी दिया गया है, मोनोसियस को बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो तीनों सेम लिख लीजिए, होमोथैलिक लिख लीजिए बराबर करके, फिर उसके बाद इक्वल करके मोनोसियस कर लीजिए यहाँ, फिर उसके बाद उसको बाइसेक्सुअल भी लिख लीजिए। तो तीनों सेम है, होमोथैलिक, मोनोसियस, बाइसेक्सुअल, तीनों सेम एकदम लिख लीजिए। आर यूज टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन को डिनोट करते हैं। एंड हेट्रोथैलिक, अब देखिए जो हेट्रोथैलिक आ गया,
हेटेरोथाइलिक के बाद डायोसियस, हेटेरोथाइलिक और डायोसियस और यूनिसेक्सुअल ये तीनों सेम है। हेटेरोथाइलिक लिख लीजिए, डायोसियस लिख लीजिए और यूनिसेक्सुअल लिख लीजिए। ये देखिए इन द टर्म यूज डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल, तो ये आप लिख लीजिए, हेटेरोथाइलिक लिख लीजिए प्लस डायोसियस लिख लीजिए प्लस ये यूनिसेक्सुअल लिख लीजिए। ये तीनों का मतलब सेम ही होता है कि यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब उसमें या फिर मेल गैमेट्स या फिर मेल स्ट्रक्चर होंगे या फिर फीमेल स्ट्रक्चर होगा। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही होगा, या मेल या फीमेल। तो ये चीज़ हो जाएगा। काफ़ी बार क्वेश्चन ये सभी पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन हेटेरोसियस है कौन डायोसियस है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिसेक्सुअल कंडीशन, फ्लावरिंग प्लांट यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर स्टेमिनेट। ये देखिए यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर में क्या देखने को मिलता है, स्टेमिनेट देखने को मिलता है। और वियरिंग स्टेमन व्हाइल द फीमेल इज पिस्टिलेट। तो पिस्टिलेट किस में देखने को मिलता है, ये फीमेल स्टेमेंस है और ये स्टेमिनेट जो है ना ये मेल में है और पिस्टिलेट किस में, फीमेल्स में। ये अच्छे से देख लीजिएगा। बियरिंग पिस्टिल इन सम फ्लावरिंग प्लांट, कुछ फ्लावरिंग प्लांट में बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स में भी प्रेजेंट, मेल और फीमेल फ्लावर दोनों पाए जाते हैं ऑन द सेम इंडिविजुअल, उसको मोनोसियस कहते हैं। फ्लावर्स के केस में मोनोसियस आता है। इन सेपरेट इंडिविजुअल डायोसियस और डायोसियस एग्जाम्पल जैसे मोनोसियस प्लांट कुकुरबिट्स। अब आप एग्जाम्पल लिख लीजिए भाई, मोनोसियस के एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया गया है, कुकुरबिट्स दिया गया है कि मोनोसियस प्लांट का मतलब समझ रहे हैं ना, उसमें प्लांट और मेल मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों पाया जाएगा, उसको कहेंगे मोनोसियस प्लांट। जैसे एग्जाम्पल कुकुरबिट्स एंड कोकोनट, एकदम रट लीजिए, ये दोनों एनसीईआरटी में दिए गए हैं, कुकुरबिट्स एंड कोकोनट। तो ये और चीज़ें होती हैं जैसे कुकुरबिट्स हो गया, कोकोनट यहीं पे लिख लीजिए। चलिए कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा लिखा देते हैं, जैसे मोनोसियस प्लांट कौन कौन होते हैं, तो कुकुरबिट्स एक लिखिए, कोकोनट लिख लीजिए और एक पाइनस प्लांट लिख लीजिए। काफ़ी बार पूछा जाता है कि पाइनस का प्लांट जो होता है वो मोनोसियस होता है कि डायोसियस, तो मोनोसियस होता है, यहीं पे लिख लीजिए। मोनोसियस की अगर अर्थवार्म की बात किया जाए तो वो भी होमोथैलिक होता है मोनोसियस। अर्थवार्म लिख लीजिए, EARTH अर्थवार्म भी लिख लीजिए, स्पंज भी लिख लीजिए, SPONGE स्पंज लिख लीजिए। फिर उसके बाद आप टीनिया लिख लीजिए, TAENIA टीनिया सोलियम जो होता है ये भी लिख लीजिए। तो इतने चीज़ हम लोग लिखा दिए। आप फ्यूनेरिया भी लिख सकते हैं, फ्यूनेरिया FUNARI फ्यूनेरिया भी एक प्लांट होता है मोनोसियस का, ये भी लिख लीजिए। देखिए डायोसियस प्लांट या फिर हेटेरोथाइलिक प्लांट या यूनिसेक्सुअल प्लांट, तीनों एक ही है। डायोसियस प्लांट पपाया एंड डेट पाम, ये देखिए पपाया और डेट पाम दो तो दिया गया है, पपाया एंड डेट पाम। और मार्केंसिया आप यहीं पे लिख लीजिए, MARCHANTIA मार्केंसिया लिख लीजिए। फिर उसके बाद काकरोच लिख लीजिए, COCKROACH काकरोच लिख लीजिए। नेरिस भी होता है, NEREIS नेरिस भी होता है। साइकस का प्लांट होता है, CYCAS साइकस का भी होता है। तो मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, ये सब होते हैं पपाया एंड डेट पाम। आप लिख लीजिए इतना जितना मैं लिखा दिया। फिर नेक्स्ट में ये सब यूनिसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट कौन होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मैंने बता ही दिया। हर्माफ्रोडाइट क्वेश्चन पूछता है कि हर्माफ्रोडाइट टेपवार्म, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया, यू प्रोबेबली मेक लिस्ट सेवरल यूनिसेक्सुअल एनिमल स्पीसीज। अर्थवार्म देखिए यहाँ पे अर्थवार्म दे दिया। अर्थवार्म क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। अर्थवार्म स्पंज हो गया, स्पंज मैंने बताया था, टेपवार्म भी बताया था, लीच भी बताया था। टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ बायोसेक्सुअल एनिमल जिसमें प्रेजेंट होता है, प्रोसेस होता है बोथ फीमेल एंड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। हर्माफ्रोडाइट पूछता है कि हर्माफ्रोडाइट किसको कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे अर्थवार्म हो गया, स्पंज हो गया, टेपवार्म हो गया, लीच हो गया, ये सब तो नोट कर लीजिएगा। काकरोच यहाँ देखिए, काकरोच हो गया। काकरोच एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीसीज। काकरोच में ओनली केवल या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाएंगे या फिर मेल, एक ही पाया जाएगा, वो काकरोच होता है। काकरोच मैंने बताया था जैसे काकरोच, एस्कैरिस, नेरिस, हुकवार्म, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, ये सब हो जाते हैं।
तो ये सब चीज़ें हम लोग कवर किए, काफ़ी चीज़ें हम लोग कवर कर लिए हैं। चलिए हम लोग इसी वीडियो में हिंदी में भी कुछ चीज़ें कवर कर लेते हैं। और देखिए मेहनत से पढ़ाई जा रही हैं, ऐसे फालतू में कहीं पे ये सब चीज़ें मिलेंगी नहीं। तो आप चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये समझिए हर एक वीडियो में लगभग 10-15 हज़ार व्यूज चलने चाहिए। सभी को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो यूज करते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, फिर उसके बाद अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो सभी जगह चैनल को शेयर करें भाई। और हर एक वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी वीडियो चाहिए, उसी के अनुसार एनर्जी मिलती है। चलिए हिंदी में आपको दिखाते हैं, फिर मज़ा आ जाएगा। हर एक कॉन्सेप्ट को आप एकदम अच्छे से सीख जाए हैं तो वो इंग्लिश थोड़ा कम समझ पाते हैं, और जो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स पढ़ते हैं ना, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी परफेक्ट होती है। कुछ चीज़ें हिंदी में भी समझ में चीज़ें आ जाती हैं, कुछ इंग्लिश में पकड़ लेते हैं, बस काम 100% हो जाता है, और 100% ही काम होना चाहिए आप उनका। तो चलिए हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिज्म बच्चों को जन्म देते हैं जो उनके जैसे होते हैं, उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जन्म से लेकर मृत्यु तक का पीरियड उसकी लाइफ स्पान कहलाता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट में ये सब चीज़ें तो हम लोग बता ही दिए थे कि राइस प्लांट 3 से 4 मंथ का होता है, टार्टवाइज जो होता है 100 से 150 साल, बनियान 200 ईयर से 300 से 400 ईयर तक भी रहता है। नेक्स्ट में देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अलावा कोई भी इंडिविजुअल अमर नहीं है। ऐसा कोई भी इंडिविजुअल प्राणी नहीं है जो अमर है, लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, वो अमर होता है, क्योंकि उसके कितना भी उसको काटेंगे ना, वो अपने आप को जनरेट करता रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ह्यूमन का लाइफ स्पान देखिए 80 से 90 साल तक होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। मे फ्लाई एक होती है, मे फ्लाई 24 घंटे में ये मर जाती है। फिर उसके बाद लगभग एक दिन, 1 डे, एक ही दिन जिंदा रहने वाली एक फ्लाई होती है, वो मे फ्लाई उसको बोलते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, हो सकता है कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिल ही जाए। रैट मीन्स चूहा 4 साल तक जिंदा रहता है, मंकी 26 साल तक। तो ये चीज़ हो जाएगा, और इसके पहले ये सब चीज़ें मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट में ये देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की नेचुरल मृत्यु नहीं होती है। किसी भी स्पीशीज की पीढ़ी दर पीढ़ी कंटिन्यूटी, निरंतरता रिप्रोडक्शन द्वारा होती है। नेक्स्ट में देखिए नंबर के आधार पर रिप्रोडक्शन 2 तरह के होते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें एक अकेले पेरेंट से बच्चे का प्रोडक्शन होता है। जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे की तरह होते हैं या तो अपने पेरेंट की तरह होते हैं। ये मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली एक जैसे इंडिविजुअल क्लोन कहलाते हैं। नेक्स्ट में देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल प्लांट और सिंपल एनिमल में पाया जाता है। किस में देखने को मिलता है? सिंपल प्लांट और सिंपल एनिमल में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप भी होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से टाइप का होता है? फर्स्ट जो होता है ए होता है फिजन। फिजन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। इसमें पेरेंट सेल 2 या 2 से अधिक ज़्यादा इंडिविजुअल में डिवाइड होती है, उदाहरण प्रोटिस्ट और मोनेरा। तो क्वेश्चन पूछता है कि फिजन किस में देखने को मिलता है? प्रोटिस्टा और मोनेरा में। नेक्स्ट में आएंगे फिजन 2 तरह का होता है। अब फिजन भी 2 तरह का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। क्वेश्चन पूछता है कि बाइनरी फिजन किस में देखने को मिलता है? अमीबा और पैरामीशियम में। और मल्टीपल फिजन किस में देखने को मिलता है? प्लाज्मोडियम एंड अमीबा में। ये आप नोट कर लीजिए। कभी कभी तो क्वेश्चन पूछता है यही कि फिजन किस में देखने को मिलता है, उसमें ऑप्शन में अमीबा रहता है और प्लाज्मोडियम भी रहता है, फिर उसके बाद पैरामीशियम भी रहता है, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज रहता है। तो ऑल ऑफ दीज आप लगाएंगे, ऑल ऑफ दीज अगर सिर्फ फिजन की बात करेगा। और पर्टिकुलर बाइनरी फिजन की बात कर दिया, मल्टीपल फिजन या फिर बडिंग की बात कर दिया, तो आपको देखना पड़ेगा। अब बडिंग देखिए, बडिंग किस में देखने को मिलता है? इसमें एक छोटा बड अपीयर होता है और पेरेंट्स बॉडी में ग्रो करता है। आफ्टर मैचुरेशन बड अपने पेरेंट्स से अलग होती है ताकि वो नया इंडिविजुअल बना सके। सी देखिए, सी में अदर कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर और हैं, जैसे जू स्पोर। जू स्पोर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें देखने को मिलता है जू स्पोर एल्गी एंड प्रोटिस्ट में, कोनिडिया किस में? पेनिसिलियम में, और जीम्यूल्स किस में? स्पंज में। ये सब चीज़ें हम लोग कवर कर चुके थे। नेक्स्ट में देखिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन किस में देखने को मिलता है? तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन की यूनिट है, जो रनर्स, राइजोम, सकर्स, ट्यूबर, ऑफसेट बल्ब से सब नए बच्चे को जन्म देने के लिए समर्थ होते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन इसमें देखने को इन सभी में मिल जाता है, राइजोम में, रनर में, सकर में, ट्यूबर में, ऑफसेट में। एग्जाम्पल्स
फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, पोटैटो, पोटैटो की ट्यूबर में, पोटैटो जो आलू होता है ना उसके ट्यूबर में, राइजोम ऑफ बनाना, जो बनाना पेड़ होता है उसके राइजोम में, जिंजर की बड्स में, जिंजर की बड्स में देखिए, जिंजर की बड्स आई से पौधा निकलता है। ये मॉडिफाइड स्टेम की नोट्स से एराइज होते हैं। जब नोट्स डैम, मिट्टी और पानी के कांटेक्ट में आती है तो वो रूट और नए पौधे बनाती है। ये चीज़ हो जाएगा। एडवांटिशियस बड कहाँ पे देखने को मिलता है? ब्रायोफिल्म की पत्तियों में देखने को मिलता है। एराइज होती है एक नोच से। नेक्स्ट में देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल ऑर्गेनिज्म में एक कॉमन मेथड होता है, जैसे कि एल्गी और फंजाई में। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में देखने को मिलता है? एल्गी और फंजाई में भी। ये क्वेश्चन सब पूछते हैं। एडवर्स कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन के दौरान वो सेक्सुअल मेथड में शिफ्ट हो सकता है। हायर प्लांट में दोनों असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, लेकिन अधिकतर एनिमल, जानवर में केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दर्शाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और आइदर या तो बाय सेम इंडिविजुअल या बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स के थ्रू। अपोजिट सेक्स की आवश्यकता पड़ती है। ये बहुत लंबी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, धीमी प्रोसेस होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में। इसमें उत्पन्न ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट या एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं होते हैं। किसमें आइडेंटिकल नहीं होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपने पेरेंट से आइडेंटिकल समान नहीं होते हैं। ग्रोथ पीरियड जो प्राणी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योरिटी तक पहुंचाता है वो जुवेनाइल फेज कहलाता है। ये प्लांट में वेजिटेटिव फेज होती है। तो देखिए यहाँ पे ग्रोथ पीरियड जो प्राणी, अगर प्राणी की बात किया जाए तो जुवेनाइल फेज देखिए, अगर प्लांट की बात आ जाए तो वेजिटेटिव फेज कहलाती है। हायर प्लांट में फ्लावरिंग वेजिटेटिव फेज के अंत को दर्शाती है। हायर प्लांट में एनुअल और बाइन्यूअल ये सब हो गया। बम्बू स्पीसीज देख लीजिए, बम्बू स्पीसीज फ्लावर देती है अपनी पूरी लाइफ टाइम में केवल एक बार देती है। 50 से 100 साल, बहुत से, ये देखिए बहुत से फ्रूट उत्पन्न करती है और मर जाती है। फिर स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना जिसको नील कुरंजी बोलते हैं, या फ्लावर देता है 12 साल में एक बार देता है। फिर उसके बाद आप आएंगे प्लेसेंटा, ये ईस्टर साइकिल आ जाएंगे। ईस्टर साइकिल जो नॉन प्राइमेट्स में देखने को मिलता है, गाय, भेड़, चूहा, हिरन, कुत्ता, चीता आदि में। और मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में, ये नॉन प्राइमेट्स में, और मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में, बंदर, बनमानुष, इंसान। फिर उसके बाद सीजनल ब्रीडर्स मैमल्स में देखने को मिलता है। कॉन्टिन्यूस ब्रीडर, सेनेसेंस प्लांट के केस में यूज किया जाता है। जैसे आदमी में बुढ़ा हो जाता है ना, वैसे प्लांट में भी प्लांट बुढ़ा हो जाता है, पुराना हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, तो उसमें सेनेसेंस यूज करने लगते हैं। ओल्ड एज प्लांट के केस में ये सबसे आखिरी फेज होती है हमारे जीवन काल की, और रिप्रोडक्टिव फेज का अंत दर्शाती है। इसके दौरान बॉडी में कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेज आते हैं, इसमें अंत में डेथ हो जाती है। तो ये चीज़ हो जाएगा। पौधे और जानवरों में, पौधे और जानवरों में मतलब प्लांट और एनिमल में जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव व सेनेसेंस फेज के बीच ट्रांजिशन परिवर्तन के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये एक जुवेनाइल फेज पहले बच्चे वाली आएगी, फिर रिप्रोडक्टिव वाली आएगी, फिर सेनेसेंस बुढ़ापा आ जाएगा। तो ये एक ट्रांजिशन परिवर्तन होता है जिसका जिम्मेदार हार्मोन्स ही होते हैं। हार्मोन और इन्वायरमेंटल फैक्टर के बीच का तालमेल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस और ऑर्गेनिज्म के एक्सप्रेशन को नियमित करता है। फिर ये हो जाएगा इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ घटनाएं हैं जिसमें प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन मैंने पढ़ाया था। प्री फर्टिलाइजेशन में दो कौन कौन बताया था? गैमेटोजेनेसिस और एक बताया था, आप बताइएगा। नेक्स्ट में चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, जो आप क्वेश्चन बताएंगे और इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए? क्वेश्चन आपको बताना है, आंसर तो वैसे आप बताते नहीं हैं, लेकिन चलिए जो स्टूडेंट बताते हैं उन सभी के लिए एक क्वेश्चन तो पूछ जाना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं तो कुछ कमेंट्स करते हैं। क्वेश्चन वहीं से पूछेंगे, जैसे हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ा दिया है तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ही क्वेश्चन पूछेंगे। जो क्वेश्चन पूछेंगे वो क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन से क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे कि टेस्ट जो कितना, रुक जाइए क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से तब बताते हैं।
तो ये क्वेश्चन चलिए हम पूछ लेते हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो ह्यूमन्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, MENSTRUAL, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलती है उसमें अलग अलग फेज होती है। जैसे एक होती है मेंस्ट्रुअल फेज होती है, फॉलिकुलर फेज होती है, ल्यूटियल फेज होती है, फिर नेक्स्ट साइकिल चलती है। तो हम एक ल्यूटियल LUTEAL ल्यूटियल फेज का दूसरा नाम आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ल्यूटियल फेज का नाम बताना है कि ल्यूटियल फेज का नाम दूसरा नाम क्या होता है। तो ल्यूटियल फेज का आप दूसरा नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और वीडियो को रिवाइज करेंगे। कैसे वीडियो को रिवाइज करना है, चलिए एक बार यूट्यूब ओपन करिए, आपको चीज़ें बताते हैं, कुछ समझ में आएंगी। आप YouTube पे ओपन कर लिए होंगे, वो YouTube ओपन कर लीजिए और लिख लीजिए YouTube के सर्च बार में CET NEET चैनल। सर्च करने के बाद आप यही ओपन होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे ये मेरे चैनल का लोगो है, ये नेम है। तो इस लोगो पे आप क्लिक करिए। जैसे ही इस लोगो पे क्लिक करेंगे ना, आप मेरे चैनल का ओपन हो जाएगा। ये देखिए फ्रंट कवर आ जाएगा। फिर उसके बाद मेरे चैनल पे आएंगे, यहाँ देखिए 53,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हैं। 1600 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। 1600 वीडियो में आपको 800 वीडियो अपलोड करनी है, मतलब वॉच करनी है, देखनी है, नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करने हैं। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं 800 वीडियो देख लेंगे सिलेक्शन हो जाएगा। देखने से सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे मूवी की तरह देख रहे हैं और चल रही है वीडियो, सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा भाई। उसको नोट्स करिए, बुक परचेज करिए और नोट्स को बार बार रिवाइज करिए। हर एक क्वेश्चन को रिवाइज करिए। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हम लेते हैं। आज मान लीजिए यूपी ये में जो एंट्रेंस एग्जाम होगा 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितनी वीडियो अपलोड की गई है उन सभी वीडियो से मिला के 180 क्वेश्चन का दावा करते हैं कि 180 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 170 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जैक्ट। लेकिन आप कितना गलत करते हैं, कितने अच्छे से पढ़ते हैं, सिली मिस्टेक नहीं करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं वीडियो में पूरा देख लिया हूँ। पूरा देख लिए हैं तो एक बार बात करिए ना, मैं टेस्ट लेता हूँ, कंफर्म हो जाएगा कितना आप पढ़े हैं। तो ऐसे पढ़ने से नहीं, अच्छे से नोट करिए, रिवाइज करिए, सब कुछ नोट्स बनाइए प्रॉपर। और पढ़ाई तो सिलेक्शन तो 100% करा ही दूंगा, लेकिन वही है जितना बताया जा रहा है उतना करिए। भाग दौड़ मत करिए, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। एक स्टूडेंट फ़ोन किया कह रहा आप नर्सिंग एप्टीट्यूड करा दीजिए। नर्सिंग एप्टीट्यूड 50-60 वीडियो डाल दीजिए। 50-60 वीडियो से नर्सिंग एप्टीट्यूड कुछ होगा? अरे यार 20 वीडियो डाल दिए, नर्सिंग एप्टीट्यूड करा दिए, 40 क्वेश्चन फंसाना है ना। 40 क्वेश्चन में 39 क्वेश्चन की गारंटी लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में। 14 वीडियो है, उसको देख लीजिए, 5-6 वीडियो और करा देंगे, हो जाएगा। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करें। नर्सिंग एप्टीट्यूड तो वैसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे, कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो वो जिम्मेदारी है मेरी। तो जिम्मेदारी तो सभी सब्जेक्ट की। यहाँ देखिए प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ प्लेलिस्ट में जाइए ना, यहाँ वीडियो में जाइए। वीडियो सेक्शन में पता नहीं है सब वीडियो देखे कि नहीं, ये सभी वीडियो को कुछ लड़के जो हैं स्टूडेंट हैं ना, वो भी टहल रहे हैं। अभी जब फॉर्म आएगा तब पढ़ाई शुरू करेंगे। फिर उसके बाद 2-3 बार ऐसे एंट्रेंस एग्जाम देंगे, सिलेक्शन नहीं होता भाई। क्योंकि नीट वाले स्टूडेंट ना फाइट करते हैं, उनको आप बीट करना है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो फिर बेटर है किसी भी शहर में जाके कोचिंग किए हैं, तब तो समझ में चीज़ें आती हैं। और अगर नहीं किए हैं, पहली बार एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जुट जाइए। एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है, एकदम ईजी क्वेश्चन, वही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं एग्जाम में। तो ईजी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। ये देखिए फिजिक्स फार्मूला मैंने कराया है, अभी ये काफ़ी स्टूडेंट नहीं देखे होंगे। ये देखिए, फिर उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये देखिए 1-2 क्वेश्चन भी करा दिया ह्यूमन रिप्रोडक्शन के 2 पार्ट में। फिर ये वाला क्वेश्चन नहीं देखे हैं, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं। ये वीडियो कब देखेंगे? देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन के 7 वीडियो मैंने कराए हैं, 7 लेक्चर चली है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पे देखिए, और आज ये चैप्टर हो ही गया, कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाते हैं। तो प्लेलिस्ट में आइए, प्लेलिस्ट में 800 वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ। 1600 वीडियो में 800 वीडियो जाके टोटल रिवाइज करें। और फरवरी तक टारगेट दिया हूँ, टारगेट मैं बता दिया हूँ। देखिए इस वीडियो को देख लीजिए जाके, अगर नहीं देखे हैं। ये देखिए 5 मंथ प्लान मैंने बता दिया है कि क्या क्या करने हैं। 5 मंथ कब तक पूरे, ये प्लेलिस्ट वाली वीडियो कब तक पूरे रिवाइज हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3-4 मंथ तक ये वीडियो देख ही रहे हैं, रिवाइज कर ही नहीं पा रहे हैं, कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा। न्यू वीडियो जो बन रही है वही सिर्फ देख रहे हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मेरे चैनल के थ्रू ना ही करें, क्योंकि सिलेक्शन रुक जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। अगर आप मेरे चैनल के थ्रू तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी वीडियो, प्लेलिस्ट की जितनी वीडियो डाली गई हैं, प्लेलिस्ट की सभी वीडियो देखनी है। कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है कि जो देखनी नहीं है, सभी वीडियो देखनी है। A to Z जितनी प्लेलिस्ट में 174 तो बायोलॉजी की मैं ऐड कर दिया हूँ।
तो ये आप पूरी टोटल जाके रिवाइज करेंगे। और 14 वीडियो यहीं पे देखेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड की है। नर्सिंग एप्टीट्यूड की 1-2 वीडियो आ जाएगी, अभी जल्दी आने वाली है नर्सिंग एप्टीट्यूड की। तो कहीं भी चैनल पे भटकिए नहीं इधर उधर। अगर आप भरोसा कर रहे हैं इस चैनल के थ्रू तो ये इसी पे आप तैयारी कर लीजिए। मान लीजिए इधर उधर भटकेंगे तो यहाँ की वीडियो छूट जाएंगी, तो यहाँ की वीडियो छूट जाएंगी तो फिर क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है। तो आप यहीं से अगर तैयारी कर रहे हैं इसी चैनल पे, CET नीट चैनल पे, तो आप सभी वीडियो रिवाइज कर लें, सिलेक्शन करा ही देंगे। लेकिन वही है, लगे रहिए, इधर उधर भटकिए नहीं कहीं पर भी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, GK, इंग्लिश सब चीज़ कराई जाएगी चैनल पे, और कराई गई है नेक्स्ट ईयर, तो इस बार भी कराई जाएगी। 14 वीडियो नर्सिंग एप्टीट्यूड की अभी ये कंप्लीट कर लीजिए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर और 2-4 वीडियो करा देंगे ना, कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत हो जाएगा। 40 क्वेश्चन पूछेगा ना, 39 क्वेश्चन सही करेंगे। तो चिंता मत करें, बस पढ़ते रहें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।